अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एरोसोल्स। आज की वीडियो में हम एरोसोल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके साइज़, टाइप, सोर्सेज, केमिकल कंपोजिशन और इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे। एरोसोल बेसिकली हम ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं जिसमें सोल सिस्टम प्रेजेंट हो। सोल सिस्टम वो होता है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हो, उसे हम सोल सिस्टम कहते हैं। तो एरोज़ोल एक सस्पेंशन है गैस और एयर पार्टिकल्स का जिसके अंदर सॉलिड या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो। तो अगर गैस या फिर एयर में सस्पेंडेड सॉलिड या लिक्विड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो तो उसे हम एरोज़ोल कहते हैं। नेक्स्ट हम एरोज़ोल का साइज़ देख लेते हैं। एरोज़ोल के जो पार्टिकल्स हैं वो कभी स्मॉल साइज़ में प्रेजेंट होते हैं, कभी लार्ज साइज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो जो सबसे स्मॉल साइज़ होता है वो होता है 0.001 माइक्रोमीटर और सबसे लार्ज साइज़ 100 to 200 माइक्रोमीटर होता है। तो एरोज़ोल का कोई एग्जैक्ट साइज़ नहीं होता, कभी वो स्मॉल साइज़ में प्रेजेंट होते हैं, कभी लार्ज साइज़ में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरोज़ोल की टाइप्स हैं। एरोज़ोल की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक सोर्सेज के बेस पे होती हैं और दूसरी प्राइमरी और सेकेंडरी एरोज़ोल। सोर्सेज के बेस पे हमारे पास इसकी दो टाइप्स है, नेचुरल एरोज़ोल और आर्थोपोजेनिक एरोज़ोल। नेचुरल एरोज़ोल्स की एग्जांपल में हमारे पास फोग, डस्ट, फॉरेस्ट एक्सीड्यूस में हमारे पास फॉरेस्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं और गीज़र स्टीम। आर्थोपोजेनिक एरोज़ोल में हमारे पास हेज़, पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स और स्मोक आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर एरोज़ोल की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एरोज़ोल और सेकेंडरी एरोज़ोल। प्राइमरी एरोज़ोल्स वो एरोज़ोल्स होते हैं जो नेचुरली किसी भी सोर्स से डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। तो बेसिकली ये नेचुरल सोर्सेज से होता है, ये नेचुरल सोर्सेज से डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास है स्मोक एंड शूट फ्रॉम वाइल्ड फायर, डेजर्ट डस्ट, ओशन वेव्स ड्रिपिंग और सी सॉल्ट। ये सब डायरेक्टली किसी सोर्स से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं। सेकेंडरी एरोज़ोल्स वो एरोज़ोल्स होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद बनती हैं। मतलब इसमें गैसीय सब्सटेंसेस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो एरोज़ोल्स में कन्वर्ट होते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो वोल्केनिक एरप्शन से इमिट होती है। नेक्स्ट हमारे पास अब सोर्सेज के बेस में एरोज़ोल की टाइप्स हैं। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। नेचुरल सोर्सेज और आर्थोजेनिक सोर्सेज, ये दो सोर्सेज हैं हमारे पास। नेचुरल सोर्सेज में वो सोर्सेज आ जाती हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं और आर्थोजेनिक सोर्सेज में मैन मेड सोर्सेज आ जाती हैं जो मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास ओशन आ जाते हैं। ओशन में भी बहुत सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वोल्केनिक एरप्शन, डस्ट स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स और सी स्प्रे। इसको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह नेचुरल सोर्सेज से हमारे एटमॉस्फेयर में एरोजोल प्रोड्यूस होता है। आर्थोपोजेनिक सोर्सेज में हमारे पास बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, बायोमास बर्निंग, नाइट्रेट फर्टिलाइजर और मिनरल डस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट हम एरोजोल की केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। तो एरोजोल की जो टिपिकल केमिकल कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट पार्टिकल साइज फ्रैक्शन पे। इसी वजह से एटमॉस्फेरिक एरोजोल की केमिकल कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स और वेरिएबल होती है। जनरली इसमें हमारे पास वेरिएबल अमाउंट के सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम, सी सॉल्ट और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं। अब हम इन पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सल्फेट कंपोजिशन। ट्रोपोस्फेयर में जो सल्फेट कंपोनेंट्स का मेन प्रिकॉशन होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और डाइमेथाइल सल्फाइड। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज और वोल्केनो से आती हैं और डाइमेथाइल सल्फाइड हमारे पास बायोजेनिक सोर्सेज से आती हैं। स्पेशली इसमें हमारे पास मेरीन प्लैंक्टन्स आ जाते हैं। हमारे ओशन में बहुत से ऐसे मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गैस रिलीज़ करते हैं, जैसे डाइमेथाइल सल्फाइड जो फिर एरोजोल में कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फेट एरोजोल मोस्टली कार्बोनाइल सल्फाइड में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रेट एंड क्लोराइड। मेनली जो नाइट्रेट एरोजोल्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन से बनते हैं। इसके अलावा अमोनियम सॉल्ट भी एटमॉस्फेरिक एरोजोल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके अलावा क्लोराइड एरोजोल के फॉर्मेशन का मेन सोर्स सी स्प्रे होता है, लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के रिएक्शन से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन। एटमॉस्फेरिक एरोजोल में ज़्यादातर कार्बोनेशियस मटेरियल होते हैं, लेकिन इनमें वेरिएबल फ्रैक्शन होती है, मतलब इनकी रेशो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा इसमें हमारे पास दोनों एलिमेंटल कार्बन और ऑर्गेनिक कार्बन आ जाते हैं। एलिमेंटल कार्बन को हम ब्लैक कार्बन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरोजोल के इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें हमारे पास इसके दो तरह के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, डायरेक्ट इफ़ेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट।
डायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट में एरोजोल या तो सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है या फिर स्कैटर करता है। अगर एरोजोल सोलर रेडिएशन को स्कैटर करेगा, मतलब सोलर रेडिएशन को वापस भेज देगा स्पेस की तरफ, तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर कूल हो जाएगा। और अगर एरोजोल अब्जॉर्ब करेगा सोलर रेडिएशन को, तो फिर हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन एरोजोल अब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट में एरोजोल ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो एरोजोल्स है वो क्लाउड के ड्रॉपलेट्स के जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो क्लाउड्स है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड्स बनते हैं, जिसकी वजह से जो रेनफॉल है वो डिले होता है और फिर उससे तूफ़ान का ख़तरा होता है। मतलब इससे जो स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और फिर तूफ़ान आता है। अब जैसे हम इस डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। इसमें अगर एरोजोल सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा तो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर वो स्कैटर कर देगा सोलर रेडिएशन को वापस भेजेगा स्पेस की तरफ, तो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कूल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इनडायरेक्ट इफेक्ट में जो एरोजोल है वो जो क्लाउड के ड्रॉपलेट्स है उसको वो इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो क्लाउड्स है वो लार्ज हो जाते हैं और इससे जो हमारी रेनफॉल है वो डिले हो जाती है। फिर बाद में जब बहुत ज़्यादा लार्ज क्लाउड्स बन जाते हैं तो हमारे पास जो स्टॉर्म क्लाउड्स हैं वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर तूफ़ान का ख़तरा होता है। तो यहाँ तक हमारा एरोज़ोल का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। एरोज़ोल में हमने देखा था कि एरोज़ोल एक सस्पेंशन है गैस और एयर पार्टिकल्स का, जिसके अंदर हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा था कि एरोज़ोल में सोल सिस्टम प्रेजेंट होता है। सोल सिस्टम में हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस आ जाते हैं। फिर हमने एरोज़ोल का साइज़ देखा था। एरोज़ोल के पार्टिकल्स या तो स्मॉल साइज़ में प्रेजेंट होते हैं या फिर लार्ज साइज़ में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल साइज़ में इनका साइज़ 0.001 माइक्रोमीटर होता है और लार्ज साइज़ में 100 to 200 माइक्रोमीटर होता है। फिर हमने एरोज़ोल की टाइप्स देखी। इसमें हमारे पास इसकी दो टाइप्स थी, प्राइमरी एरोज़ोल और सेकेंडरी एरोज़ोल। प्राइमरी एरोज़ोल में हमने देखा कि ये एरोज़ोल डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में किसी नेचुरल सोर्स से बनते हैं। फिर इसके अलावा हमने इसके एग्जांपल्स देखे। सेकेंडरी एरोज़ोल में हमने देखा कि जब एटमॉस्फेयर में गैसियस सब्सटेंसेस पार्टिकुलेट मैटर में कन्वर्ट होते हैं तो फिर सेकेंडरी एरोज़ोल की फॉर्मेशन होती है। इसके एग्जांपल में हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस देखी थी जो वोल्केनिक एरप्शन से इमिट होती है। फिर हमने सोर्सेज की बेस पे एरोज़ोल की फर्दर दो टाइप्स देखी, नेचुरल सोर्सेज और आर्थोपोजेनिक सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज के एग्जांपल में हमारे पास फॉग, डस्ट, फॉरेस्ट एक्सीड्यूट्स और गीज़र स्टीम आ जाता है। और एंथ्रोपोजेनिक एरोज़ोल्स में हमारे पास हेज़, पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स और स्मॉग वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमने एरोज़ोल की केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होती है एरोज़ोल की वो टिपिकली डिफरेंट होती है डिफरेंट लोकेशन पे, टाइम्स पे और पार्टिकल की साइज़ फ्रैक्शन में। इसके अलावा जो एरोज़ोल की केमिकल कंपोजिशन होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और वेरिएबल होती है। इसमें हमने देखा कि इसमें हमारे पास सल्फ़ेट, नाइट्रेट, अमोनियम, सी सॉल्ट और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह आ जाते हैं। फिर हमने एरोज़ोल के इफ़ेक्ट्स देखे। इसमें हमने दो तरह के इफ़ेक्ट्स देखे, डायरेक्ट इफ़ेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट में हमने देखा कि इसमें एरोज़ोल या तो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा या फिर स्कैटर करेगा। अगर एरोज़ोल सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो फिर हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है और अगर स्कैटर करेगा तो फिर हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर कूल हो जाएगा। इनडायरेक्ट इफेक्ट में हमने देखा कि इसमें एरोज़ोल ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड्स की फॉर्मेशन करता है, जिससे हमारे क्लाउड्स रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स बनते हैं, जिससे फिर तूफ़ान का ख़तरा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। थैंक यू।